मेरी मंजिल पठानकोट थी, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी भी न थी। मैं यहाँ से कुछ भारतीय करेंसी लेकर आगे जाना चाहता था। ये रकम मुझे क्रोंडिया स्मगलर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हासिल करना थी। मैंने इस वक्त क्रोंडिया से कोई बात नहीं की, वो चला गया। 15 मिनट बाद मैं भी कमरे से निकलकर बाहर होटल के सामने वाले कमरे में आ गया, जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चपातियों के साथ दाल सब्जी खा रहे थे। कांसी की छोटी छोटी प्यालियों में दाल और सब्जी पड़ी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक खाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। क्रोंडिया ने काउंटर पर से नौकर को आवाज दी, तोताराम को दाल भाजी दो ए मुंडो। दाल सब्जी और 2-4 चपातियाँ एक थाली में मेरे आगे रख दी गईं। मैं 2 मिनट में चपातियाँ चट कर गया और मजीद मंगवाई, वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियाँ थीं, मजीद मंगवाई तो क्रोंडिया ने काउंटर पर से मुझे घूर कर देखा, जिसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने हमला कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थीं। क्रोंडिया एक कीमती धुस्सा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां धुलवा रहा था। मुझे देखकर उसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कंधे पर हाथ डालकर नौकरों से बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला। रामबाग से कुछ फासले पर पुराना गिरजाघर था, जिसके अकब में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरे की तरफ जाता था। सर्दियों की शाम का सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हम इस रास्ते पर चलने लगे। क्रोंडिया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर छेहड़प्पा जाऊंगा। वहाँ से ट्रेन में बैठकर हमें गुरुसर सतलानी जाना होगा और फिर तुमको सरहद पार करा दूंगा। लीडर को जाकर कहना कि माल पहुंचा दिया गया है, रकम मैंने वसूल कर दी है। इसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगल करवा दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी, वहाँ से वसूल कर ली जाए। मैंने क्रोंडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर इस फेरे के 10,000 रुपए देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा कर दी जाए ताकि मैं यहां से अपनी मर्जी की कुछ चीजें खरीद सकूं। क्रोंडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहां से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को क्या है? इलायचियाँ ही हैं, वो मैं अगले हफ्ते यहाँ से स्मगल करवा रहा हूँ। मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियाँ खरीद कर ले जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्रोंडिया ने सरजनश के अंदाज में कहा, तुम नए नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ, अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो अब वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक इस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर जरूरत थी और इस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था? बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियाँ थीं। इस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना न खाऊं, हिंदुओं की तरह खाऊं और भूखा रहूं। खाने के बाद मैंने क्रोंडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूं। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बाबू तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो, किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये क्रोंडिया स्मगलर ही था। मैं महज रात के 12 बजाने के लिए सिनेमा जाना चाहता था, क्योंकि क्रोंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सिनेमा जाने की इजाज़त न मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाज़त चाही, मगर वह मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से कमरे में जाकर लेट जाऊं। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़े पलंग पर लेटा हुआ था कि क्रोंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया। नौवारिद ने भी हिंदुआना लिबास पहन रखा था और माथे पर तिलक लगा था। मैं जाग रहा था। क्रोंडिया ने नौवारिद का चेहरा दिखाते हुए कहा, शाबो ये बाऊ है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस कराना होगा। शाबो ने झुक कर मुझे गौर से देखा और बोला, बाऊ जी कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? क्रोंडिया कहने लगा, ओए नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। इस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की सिंगार मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं इसकी सेकंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। क्रोंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब किताब लिख रहा था। 2-3 ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। इनमें एक सिख सिपाही भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। क्रोंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए मुंडो तोताराम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने लाकर रख दी। मैं एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था, मगर खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, परशुतो मेरे साथ चलकर बंसीलाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो इसकी खैर नहीं। क्रोंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज वो इतबारी आदमी है, तुम फिक्र न करो, परशुतो मेरे सामने चलकर बात करो। क्रोंडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाए इसके पास चला गया। इसने चूंकि मुझे वहाँ गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। क्रोंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इर्द गिर्द देखा। 2 ग्राहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्याले और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने
आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। इसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज़ और एक कापी पड़ी थी। मैंने मज़ीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इस दराज में पीछे की जानिब नोटों की एक गुड्डी रखी हुई थी। ये 100 के भारतीय नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। नीचे हाथ डालकर मैंने नोटों की गुड्डी निकाल ली और अपने कुर्ते की जेब में रख ली। अब मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाना चाहता था। क्रोंडिया किसी वक्त भी आ सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर के सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और सुकून से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी से उतरकर बाजार में आ गया। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली हुई थी। 2-3 ग्राहक खड़े थे जिधर क्रोंडिया गया था। मैं उल्टे रुख राम बाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और राम बाग के चौराहे में पहुंच गया। दाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल हमें पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजरकर गिरजाघर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं गंदे नाले के पहलू से होकर जीटी रोड पर आ गया। यहाँ दुकानें बंद थीं। सड़क पर से कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी भी वक्त क्रोंडिया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वो मुझे हिलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर शहर के जोग्राफिये से वाकिफ था और इस शहर में 2 बार आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफ़ी फासले से बत्तियाँ रोशन थीं और ठंड और धुंध की वजह से इनकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। राम तिलाई वाली बाउली पीछे रह गई। अब मुझे एक बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भारतीय नोटों की गुड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझे इस रकम से महरूम भी कर सकते थे जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। मेरी बाईं जानब एक मैदान था। यहाँ कभी बैसाखी का मेला लगा करता था। मुझे मालूम था कि इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कोहर की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। यह अंधेरा मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल पर चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ उतर गया। ज़रा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बटाला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती थी। यही रेलवे लाइन थी जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था ताहम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे यह भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहला रेलवे स्टेशन बटाला आता है। बटाला क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा और सनती मरकज़ था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए या अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ ज़्यादातर सिखों की आबादी थी और वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद वीज़ा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया था तो बटाला की भी सैर की थी। यहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी जिनका नाम अहद जू था। वो बटाला में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दर्स कुरान दिया करते थे और मैं इनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन के साथ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतरकर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले की चीज़ भी दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले धुंधले नजर आ जाते थे। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था कि मेरी बू पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफ़र जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी थी जिसकी सुइयां धुंधली धुंधली चमक रही थीं। रात के 11 बजने वाले थे। क्रोंडिया को अब तक पता चल गया होगा कि मैं इसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो ज़रूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है कि इसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हों। ये भी हो सकता था कि वो दिल में फ़ैसला करके खामोश होकर बैठ गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम अज़ कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बटाला अभी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफ़र जारी था। मैं सोच रहा था कि वो रास्ता है जहाँ से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पुटे काफ़िले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। इन पर जगह जगह हमले हुए, औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वीरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं और मैं सर से पाँव तक काँप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सस्ताने बैठ गया और जेब से गुड्डी निकाल कर नोट गिनने लगा। 4,500 की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफ़ी थी और मैं इससे अपने अहम मिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात में फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवाल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवाल्वर साथ ले आना चाहिए था। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी। जब मैं बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर इन्हें भगा दिया।
بٹالہ کے قصبے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازار سنسان تھے۔ میں بٹالہ کی واحد مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں کئی ایک مسجدیں ہوا کرتی تھیں، مگر قیام پاکستان کے بعد صرف ایک مسجد سری نگر کے کشمیری مولوی احد جو کے حصے میں آئی، باقی مسجدوں پر ہندو اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک سکھ چوکیدار لٹھ زمین پر پٹکتا اور آواز لگاتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو بولا، کون ہو جوان؟ میں نے کمبل اپنے سر پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ میرے ماتھے کا تلک نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی میرا لباس ہندوانہ تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مندر دیوی بھدر کالی کی پوجا کرنے جا رہا ہوں مہاراج۔ لالا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ مہاراج ویدوں کا پاٹھ کرنا ہے، برہمن ہوں، کائست برہمن ہوں جی، مندروں کا جاپ بھی کرنا ہے۔ میں نے فوراً کہا، جاؤ جاؤ لالا، دماغ نہ کھاؤ۔ سکھ چوکیدار یہ کہہ کر لٹھ زمین پر مارتا آگے بڑھ گیا۔ میں تیزی سے بازار میں گھوم کر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی آگے جا کر اس بازار میں آ جاتی تھی جس کی نکڑ پر مسجد تھی۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ میری ٹانگیں تکان سے چور ہو رہی تھیں، نیند غائب تھی اور پاؤں دکھ رہے تھے۔ ایک جوتا بھی پھٹ گیا تھا۔ میں نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً مولوی صاحب حجرے میں لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دستک بھی آہستہ آہستہ دے رہا تھا۔ میں دیوار سے مسجد کے صحن میں اتر گیا۔ صحن کا فرش برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سامنے مسجد کے محرابی 2 دروازے تھے جن پر نمدے پڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب مولوی صاحب کا حجرہ تھا۔ حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ میں نے کواڑ کی درز کے ساتھ منہ لگا کر کہا، السلام علیکم مولوی صاحب، دروازہ کھولیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس وقت کیا کام آن پڑا بھائی؟ کون ہو تم؟ میں مسلمان ہوں، دروازہ تو کھولیے، میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ حجرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفید ریش نورانی صورت والا سرخ و سفید امام مسجد کھڑا مجھے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتھے کے تلک سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں۔ کہنے لگے، لالا جی آپ تو ہندو ہیں، آپ نے السلام علیکم بھی کہا، کیا بات ہے؟ اور آپ اتنی رات گئے مسجد میں کیا لینے آئے ہیں؟ مولوی صاحب میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں، اندر آنے کی اجازت دیں تو سب کچھ بتاؤں گا۔ مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ آ جاؤ، وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تو میں نمدے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کچھ پریشان سے تھے۔ بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندوؤں جیسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے مولوی صاحب کو ایک فرضی کہانی سنا دی۔ یہ کہانی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندوانہ بھیس میں غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آیا۔ میرے والدین پاکستان میں دفن ہیں۔ وہ پٹھان کوٹ کے رہنے والے تھے۔ ہماری وہاں ایک حویلی تھی جس کی ایک کوٹری میں انہوں نے بھارت سے ہجرت کرتے وقت زیوروں کی ایک گٹھری دفن کر دی تھی۔ وہ اکثر اس گٹھری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں اکیلا رہ گیا اور مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب بڑا ہوا تو خیال آیا کہ کیوں نہ پٹھان کوٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی میں سے وہ زیورات نکال کر لے آؤں۔ اس خیال سے میں نے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے ایک اسمگلر سے ساز باز کی اور اس نے مجھے بارڈر کراس کرا دیا۔ میں امرتسر ریلوے اسٹیشن پر پٹھان کوٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سکھ سپاہی کو مجھ پر شبہ ہو گیا، لیکن میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور اب امرتسر سے پیدل ہی ان کے پاس آیا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بولے، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا تھا؟ اس سے پہلے میں ایک بار امرتسر کا چکر لگا چکا ہوں، تب میں بٹالہ بھی آیا تھا اور میں نے یہ مسجد بھی دیکھی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بٹالے میں صرف یہی ایک ایسی مسجد ہے جہاں ایک کشمیری مسلمان مولانا باجماعت نماز پڑھاتے ہیں۔ دیکھو بھائی، اگر میں تمہاری کہانی سچ مان لوں تو بھی میں سوائے اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح رخصت کر دوں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک پاکستانی کو پناہ دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر لے گی بلکہ وہ اس مسجد پر بھی قبضہ کر لے گی، اور یہاں جو 5 وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پٹھان کوٹ جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ، اور خدا کے لیے کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پناہ دی تھی۔ میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤں۔ مولوی صاحب کی گھبراہٹ بھی درست تھی۔ ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کے جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے چسپاں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ جیسے فرماتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، یہ کمبل لے لو۔ حجرہ کافی گرم تھا۔ میں کمبل اوڑھ کر وہیں نمدے پر لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی۔ مولوی صاحب حجرے میں نہیں تھے۔ حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے کھولنا چاہا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہیں مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے۔ میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ اگر پولیس اندر داخل ہوئی تو پوری قوت سے بھاگ نکلوں گا۔ دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولے، لو بھائی، تمہارے لیے پوریاں لایا ہوں،
पहले तुम मुंह हाथ धो लो, मगर ये माथे का तिलक फ़ौरन पूंछ डालो। उन्होंने मुझे गर्म पानी ला कर दिया। मैंने तिलक पूंछ डाला। मौलवी साहब मुझे मस्जिद के गुस्ल खाने में ले गए। जल्दी से मुंह हाथ धोकर वापस आ जाओ, ख़बरदार किसी से बात मत करना। मस्जिद खाली थी। कुएं के पास गुस्ल खाना बना हुआ था। मैं चंद लम्हों के बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो एक आदमी पहले से बाहर खड़ा शायद गुस्ल खाना खाली होने का इंतज़ार कर रहा था। इसका लिबास कश्मीरी मज़दूरों ऐसा था। मेरी तरफ देखकर बोला, अजनबी लगते हो, श्रीनगर से आए हो, कब आए हो भाई? मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा कि आज ही आया हूँ और सीधा मौलवी साहब के हुजरे में आ गया। मौलवी साहब दरवाजे में बैठे थे। अंदर आया तो बोले, असद जू क्या कह रहा था तुम्हें? पूछ रहा था कि श्रीनगर से आए हो, कब आए हो? मैंने कहा कि आज ही आया हूँ। मौलवी साहब ने इत्मीनान की सांस ली, मगर इनके चेहरे पर अब भी घबराहट के आसार थे। कहने लगे, जल्दी से नाश्ता कर लो, और ये मैंने तुम्हारे लिए 20 रुपये निकाल कर रख दिए हैं, इसमें तुम्हारा रेल का किराया शामिल है। मैंने खामोशी से नाश्ता किया और इनके 20 रुपये ये कहकर लौटा दिए कि मेरे पास पैसे हैं। जब मैं जाने लगा तो मौलवी साहब ने मुझे गले लगाया। इनकी आंखों में आंसू आ गए। भाई, मुझे माफ़ कर देना, तुम हमारे महबूब इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से आए थे, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, कोई खिदमत नहीं कर सका। मैं बेबस हूँ। मैं मौलवी साहब के खुलूस और मोहब्बत से मुतासर हुए बगैर न रह सका। मुझे इनकी मजबूरियों का एहसास था। वो एक ऐसे मुल्क में नमाज रोज़ा और दरस कुरान की मशअल रोशन किए हुए थे जहाँ कदम कदम पर इस्लाम के दुश्मन खंजर बदस्त थे। मैंने इनका हाथ चूम कर कहा, मौलवी साहब, मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि जो अज़म लेकर पाकिस्तान से निकला हूँ इसमें कामयाब हो जाऊँ। मौलवी साहब एक लम्हे के लिए साकत से होकर मुझे देखते रहे। शायद इनकी छठी हिस्से ने बता दिया था कि मैं कोई अहम मिशन लेकर पठानकोट जा रहा हूँ, मगर उन्होंने अपने खदशात छिपा लिए और मेरे हक़ में दुआ करते हुए कहा, अल्लाह जल्ला शाअनहू तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। मैंने मौलवी साहब को सलाम किया और हुजरे से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। बाहर आकर जूते पहने और कंबल लपेटे बाज़ार में एक तरफ रवाना हो गया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी, बाज़ार में दुकानें खुली थीं और लोग कारोबार में मसरूफ़ थे। अगरचे मैं सर झुकाए चला जा रहा था, मगर चारों तरफ से चौकस था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। बाहर यक्के खड़े थे, सवारियाँ उतरकर स्टेशन में दाखिल हो रही थीं। मालूम हुआ कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी 20 मिनट बाद आएगी। मैंने 100 रुपये का नोट पहले ही निकाल कर अलग रख लिया था। खिड़की पर कतार में खड़े होकर मैंने टिकट ख़रीदा और प्लेटफार्म पर आकर धूप में एक खाली बेंच पर बैठ गया। अगरचे मेरे माथे पर तिलक नहीं लगा था, लेकिन लिबास की वज़ाक़त से मैं हिंदू ही लगता था। मोटी सी तूंद वाला एक हिंदू लाला अपने बाल बच्चों और साजो सामान के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। इसकी बीवी का दम फूला हुआ था और वो रोते बसोरे बच्चों को मार मार कर चुप करा रही थी। मोटे लाला ने मेरी तरफ देख कर कहा, क्यों भरा जी, गड्डी कितनी लेट है जी? टाइम पर आ रही है। अजी टाइम पर तो ना आई कभी। राम राम। भली लोग बालकों को क्यों मारती है? गाड़ी आ गई। ये पैसेंजर ट्रेन थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। खुदा खुदा करके गाड़ी चली और मैं खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर सरसों के खेतों की तरफ तकने लगा। डब्बे में काफ़ी रश था और मैंने इत्मीनान कर लिया था कि डब्बे में ऐसा कोई आदमी सवार नहीं जो मुझे शक की नज़रों से देख रहा हो। पठानकोट आ गया। प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी तो मुसाफिरों का हजूम बाहर निकल पड़ा। मैं भी इस हजूम के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। इस दौरान मैं अपने कुर्ते की जेब में रखे 4,500 रुपये के करेंसी नोटों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। स्टेशन से निकल कर मैं बाज़ार में जूतों की दुकान पर पहुँचा और अपने लिए एक नया जोड़ा ख़रीद लिया। इसके बाद छावनी बाज़ार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान से 2 पतलूनें, एक गर्म जैकेट, मोज़े और कुछ कमीज़ें ख़रीद कर लिफाफे में रखीं और बाहर निकल आया। एक ब्रीफ केस भी ख़रीद लिया और एक दरमियाने दर्जे के होटल में आकर कपड़े बदले, पतलून, कमीज़ और गर्म जैकेट पहनी और शहर में घूमने लगा। पठानकोट काफ़ी बड़ा शहर बन चुका था। पहले छावनी नहीं थी, मगर अब शहर से थोड़ी दूर एक जगह छावनी भी बन चुकी थी, मगर मैं इस तरफ नहीं गया। मैं असल में किसी आला दर्जे के होटल की तलाश में था जहां मैं अपने आप को भारतीय CID के जासूसों की नज़रों से ज़्यादा महफूज रख सकता था। एक निस्बतन बेहतर होटल नज़र आया। इस 4 मंजिला होटल पर अंग्रेज़ी के बड़े बड़े हरूफ में कैलाश होटल लिखा हुआ था। मैं इस होटल में मुंतकिल हो गया। अब मेरा दिमाग अपने मिशन के अगले मरहले पर गौर कर रहा था। मेरे सामने पठानकोट का शहर फैला हुआ था। बसों और मोटर गाड़ियों के चलने की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मेरा अगला प्रोग्राम यह था कि किसी ऐसे हिंदू को अपना दोस्त बनाया जाए जो छावनी में काम करता हो और फिर अपनी शाख कर्ची और तोहाइफ की मदद से इससे छावनी वाली बड़ी तोप के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल की जाएँ। किसी हिंदू दोस्त की मदद के बगैर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता था, और दोस्त भी ऐसा कि जो छावनी में काम करता हो। खाने का वक्त हो रहा था। मैं नीचे आकर डाइनिंग रूम में बैठ गया। एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था और साड़ी पोश काउंटर गर्ल से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। इस सफ़ेद पोश के बालों में हल्की सी सफ़ेदी झलक रही थी। मुझे शक्ल ही से वो बेहद चालाक और ज़ीरक आदमी लगा। हो सकता है ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए शिद्दत से धड़का और फिर मैं खामोशी से अखबार खोल कर पढ़ने लगा। अंग्रेज़ी का अखबार था। मैं फिल्मों के इश्तिहार देखने लगा। छावनी के कृष्णा सिनेमा में इंडियन फिल्म मूर्ति लगी हुई थी। बैरे ने मेन्यू रख दिया।
کھانے کے بعد میں ڈائننگ روم سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر رک گیا اور کاؤنٹر والی ساڑی پوش لڑکی سے کہا، ایک فون کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں پلیز۔ انگریزی اخبار سے میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا۔ یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا۔ میں نے اس کا ایک ہندسہ بدل کر نمبر گھمائے، ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، ہیلو، دیکھیے میں صبح آپ کی دکان پر آیا تھا۔ میرا نام راکیش شرما ہے۔ جی ہاں، آپ نے پہچان لیا۔ میں نے صبح ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پسند کی تھی۔ جی ہاں، وہی جس کی قیمت آپ نے 20,000 روپے بتائی تھی۔ کیا کہا، بک گئی؟ ویری سیڈ۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کے پاس میرا نئی دلی کا فون نمبر تو موجود ہے۔ اگر اسی قسم کی دوسری انگوٹھی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ جی ہاں، دھنیہ واد، نو پرابلم۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے کافی نہیں پی؟ ہمارے ہوٹل کی کافی تو ڈلہوزی تک مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری فون پر گفتگو کا اس پر خطر خواہ اثر ہوا ہے۔ ضرور پیوں گا، مگر اس وقت میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کاؤنٹر گرل سے نہ رہا گیا تو بولی، क्षमा کیجیے گا سر، پٹھان کوٹ میں اصلی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ نے لالا جوہری پرساد جیولرز کو فون کیا تھا نا؟ جی ہاں، لالا جی کو ہی فون کیا تھا، مگر میں نے صبح جو انگوٹھی دیکھی تھی اس کا ڈائمنڈ مجھے اصلی لگتا تھا۔ سر بڑا گھپلا ہوتا ہے اس بزنس میں بھی۔ آپ اتنی مہنگی انگوٹھی اپنی پتنی کے لیے خرید رہے ہیں۔ क्षमा کیجیے گا، مجھے ایسا پرشن کرنے کا ادھیکار تو نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، مگر میرا تو ابھی بیاہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بھی ہنس پڑی، آئی ایم سوری۔ نو پرابلم، اوکے، تھینک یو فار دی کال، اینی ٹائم سر، کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہوٹل کی لابی سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا۔ میری جھوٹی کال سے اس لڑکی پر خاصا اثر پڑا تھا اور یہی میں چاہتا بھی تھا۔ اس ڈرامے سے میرا مقصد محض اتنا تھا کہ اس کاؤنٹر گرل سے کسی طرح یہ معلوم کروں کہ اس کے پاس جو سفید پوش شخص کھڑا تھا وہ کون ہے۔ بازار میں ٹریفک کا رش تھا۔ میں باغ میں آ گیا۔ کچھ دیر وہاں ٹہل کر آئندہ کا پروگرام بناتا رہا۔ باغ کے دروازے پر ایک پھول بیچنے والا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے رجنی گندھا کے پھولوں کا ایک دستہ خرید کر کاغذ میں لپیٹا اور واپس ہوٹل کی طرف آ گیا۔ کاؤنٹر پر میں نے گلدستہ کاؤنٹر گرل کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے جس مہاشا جی سے ملنا تھا وہ تو نہیں ملے، مگر رجنی گندھا کے پھول مل گئے، انہیں سویکار کریں۔ مائی یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاؤ سویٹ، تھینک یو شرما جی، تھینک یو۔ میں نے پھولوں کا دستہ لڑکی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے اپنا شبھ نام تو بتایا ہی نہیں دیوی جی۔ لڑکی شرما گئی اور بولی، اروشی، میرا نام اروشی بھنڈاری ہے، سندر نام ہے، آکاش کی اپسراؤں کے ایسے سندر نام ہوتے ہیں۔ کاؤنٹر گرل اروشی اپنی تعریف پر بہت خوش ہوئی۔ میری جھوٹی عمارت بھی اس پر کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں بے نیازی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا۔ میں غور کر رہا تھا کہ چھاؤنی میں فوجی تنصیبات اور خاص طور پر بھاری توپ کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائیں۔ ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں تھا کہ کسی طرح سے کسی ایسے آدمی سے دوستی پیدا کی جائے جو چھاؤنی میں سویلین کلرک وغیرہ ہو۔ میں خود چھاؤنی کے علاقے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ مجاہد فورس میں میری ابتدائی کمانڈو ٹریننگ کا پہلا اصول تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہو، اس ٹارگٹ کے علاقے میں دن کے وقت کبھی نہ جاؤ۔ وہاں سے متعلقہ لوگوں کو اپنا چہرہ ہرگز مت دکھاؤ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تمہیں اسی شکل میں کسی شخص کا بھیس بدل کر وہاں جانا پڑ جائے۔ اگر وہاں تمہاری چہرہ شناسی ہو چکی ہوگی تو تم پہچان لیے جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے ابھی تک پٹھان کوٹ چھاؤنی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں پاکستانی جاسوس تھا اور چھاؤنی کے علاقے میں جگہ جگہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی پھر رہے تھے۔ جب سے مشرقی پاکستان میں بھارتی تخریب کاروں نے گڑبڑ شروع کی تھی، یہاں بھی ہنگامی قسم کی صورتحال تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی نفری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چھاؤنی جانے والی سڑک پر مجھے کئی مشتبہ شکلیں نظر آئی تھیں۔ میں جان بوجھ کر ادھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پٹھان کوٹ شہر میں بھی چپے چپے پر فوجی جاسوس عام کپڑوں میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈوں اور درمیانے درجے کے ہوٹلوں کے گرد چکر لگاتے تھے۔ اسی لیے مجھے خطرہ تھا کہ جو سفید پوش مہاشا کاؤنٹر گرل اروشی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ ضرور ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ چونکہ مجھے پٹھان کوٹ میں رہ کر اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے میں ہر طرح سے باخبر اور ملٹری انٹیلیجنس کی نظروں سے بچ کر رہنا چاہتا تھا۔ سفید پوش مہاشے جی کے بارے میں مجھے اروشی ہی کچھ بتا سکتی تھی، اور اس سے میں نے اتنا کام نکالنے جتنی دوستی پیدا کر لی تھی۔ دفعتاً کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔